ओके तो पिछली क्लास में हम लोग क्या किए थे, नई चैप्टर स्टार्ट किए थे। हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय। अब इस नेशनल इनकम के अंतर्गत याद कीजिए कि मैंने बताया था कि इसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या चीज था। 3-4 चीजें बताई थी कि एक तो इसके अंतर्गत आपको पढ़नी थी जीडीपी, दूसरा जो आपको पढ़ना था वो पढ़ना था क्या, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। इसमें पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जीडीपी। तो जीडीपी होता क्या चीज, मैंने बताया था कि जीडीपी होता क्या, तो इट इज अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर और दैट इज अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। यानी जीडीपी में 4 चीजें हमने देखी थी। पहली चीज तो जीडीपी जो प्रोडक्शन होगा तो क्या है कि मॉनेटरी वैल्यूज है, एक मौद्रिक मूल्य है। किसका मॉनेटरी वैल्यूज है? उन तमाम चीजों का जिसका प्रोडक्शन हम लोग करते हैं। तो किन चीजों का प्रोडक्शन करते हैं? दिस प्रोडक्शंस में बी रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर सेक्टर्स, यू कैन आल्सो से द प्राइमरी सेक्टर्स। ये प्रोडक्शंस जो है हमारे इंडस्ट्री सेक्टर से हो सकते हैं यानी सेकेंडरी सेक्टर से, और ये प्रोडक्शन हमारा टर्सरी सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र से हो सकता है। तो जो तीनों सेक्टर में प्रोडक्शंस होंगे, जो तीनों सेक्टर में प्रोडक्शंस होंगे, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो या फिर वो सेकेंडरी सेक्टर हो या फिर वो टर्सरी सेक्टर हो, इन तीनों सेक्टर में, इन तीनों सेक्टर, यस प्लीज, इस तीनों सेक्टर में एक साल में इन वन फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर हम लोग कब से कब तक लेते हैं? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो इन तीनों सेक्टर में 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक जो भी प्रोडक्शंस होंगे, जो भी प्रोडक्शंस होंगे, किसका प्रोडक्शन होगा? सर सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विस। देखिए स्टेप बाय स्टेप क्या करा है। जीडीपी क्या है? प्रोडक्शन है। किसका प्रोडक्शन है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, टर्सरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर। कितना? फाइनेंशियल ईयर में किसका प्रोडक्शन? सर ऑल फाइनल गुड्स का, ऑल फाइनल गुड्स का। तो फाइनल गुड्स का मतलब क्या हुआ? ऑल दोज थिंग्स विच इज नाउ रेडी टू मूव इन द मार्केट। हर वो चीज जो बाजार में मूव करने के लिए रेडी हो, अब जिसमें हम लोग कोई चेंजेस नहीं कर सकते, तो वो क्या कहेगा? हमारा फाइनल गुड्स। तो क्वेश्चन उठता है कि प्रोडक्शन कौन करेगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोडक्शन? इस प्रोडक्शन के लिए उत्तरदायी कौन है? तो मैंने बताया था 2 चीजें। ये प्रोडक्शन या तो देशवासी करेंगे, कौन करेंगे? या तो देशवासी करेंगे या फिर विदेशी करेंगे, यही होगा ना। लेकिन प्रोडक्शन होना कहां चाहिए? देश के अंदर। अब मैंने बताया था कि जो देशवासी होते हैं वो भी 2 तरह के होंगे। एक देशवासी होंगे, वो कैसे होंगे? एक हो सकता है कि हमारा पब्लिक सेक्टर का हो, क्या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भी हो सकती है, और दूसरा प्राइवेट सेक्टर का भी हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर का भी हो सकता है, और तीसरा फॉरेनर्स जो है ये। तो किसी भी देशवासी यानी देश के अंदर, मैंने बताया था अगर ये क्लासरूम को अगर हम भारत मान ले और इधर बेंच के इस तरफ वाले राइट साइड वाले को मैं सबको इंडियन मान लूं और इधर वाले को फॉरेनर मान लूं, तो इंडियन और फॉरेनर के द्वारा एक साल में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है देश के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर में, किसका प्रोडक्शन? फाइनल गुड्स का। उसकी जो मॉनेटरी वैल्यूज होगी, उसका जो मॉनेटरी वैल्यूज होगा, मॉनेटरी वैल्यूज मतलब उसकी जो मनी में वैल्यूज होगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में तो सेल नहीं करेगा, वही मॉनेटरी वैल्यूज क्या कहलाएगा? जीडीपी कहलाता। अब इसमें हमने चीजें और देखी थी कि इन द केस ऑफ द जीडीपी वी ऑलवेज टेक द फाइनल गुड्स रादर देन दैट ऑफ द इंटरमीडिएटरीज गुड्स। हम क्या करते हैं कि जीडीपी में हमेशा अंतिम वस्तुओं को शामिल करते हैं, ना कि मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल करते हैं। यहां पे लिखा हुआ है मैंने मध्यवर्ती वस्तु। तो क्वेश्चन उठता है कि आखिर मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल क्यों नहीं करते और अंतिम वस्तुओं क्यों करते हैं? मैंने बताया सपोज दैट अगर मान लिया ये बॉटल है, ये क्या है? ये बॉटल है। इस बॉटल को बनाने में जितनी भी चीजों का यूज किया गया, सपोज दैट ये कैप है, ये इसके रैपर्स हैं, इस भी चीजों का यूज किया गया, वो सबके सब क्या हुए? इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यवर्ती वस्तुओं, और फाइनली ये बॉटल प्रीपेड हो गया। विदाउट कैप क्या आप इस बॉटल को मार्केट में सेल कर सकते हैं? नो, यू आर नॉट एलिजिबल टू सेल दिस इन द मार्केट। आप इसे सेल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फाइनल गुड्स नहीं है। लेकिन जैसे आप इस पे कैप लगा दिए, पानी भर दिए, रैपर कर दिए, सील कर दिए, फाइनल गुड्स हो गया। तो चूंकि इसके प्राइसेस में, मैंने कहा ये कैमरा है, ये फैन है, इसको बनाने में, ये बॉटल है, इसको बनाने में जिन भी चीजों का यूज किया गया उन सारे के प्राइस इसमें क्या है? अगर मैं इस बॉटल की पानी की प्राइसेस एक्वाफिना का अगर 27 रुपीज रख दिया,
तो इस 27 रुपीज में सबकी प्राइस इंक्लूड है। तो जब इंटरमीडिएटरीज गुड्स की प्राइसेस ऑलरेडी उसमें इंक्लूड है, तो जब हमने इसको जीडीपी में शामिल कर लिया इस बोतल को, तो इस बोतल को बनाने में जितनी भी चीजों का यूज किया गया उसे फिर शामिल करने की आवश्यकता, अगर हम उसको भी शामिल करेंगे तो फिर एक ही चीजें क्या होंगी बार बार जीडीपी में। तो जीडीपी में डबल काउंटिंग ना हो, तो उस डबल काउंटिंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ फाइनल गुड्स को शामिल करते हैं। इतनी सारी चीजें हम लोगों ने क्या की थी, पिछली क्लास में देखी थी। क्लियर है? ओके। अब अगली चीजें कि जो हमारा जीडीपी है, इस जीडीपी को हम लोग काउंटिंग कैसे करते हैं, और इस जीडीपी के ग्रोथ रेट को बताने के लिए हम लोग उसका बेस ईयर या उसका हम लोग ईयर क्या लेते हैं। तो जो अगली चीजें हम लोग पहले समझेंगे और फिर लिखेंगे। अगली चीजें जो है हम लोग क्या करेंगे, पहले समझेंगे और फिर लिखेंगे। क्या चीज है कि पहले समझिए, जो जीडीपी है, तो जीडीपी के काउंटिंग, जीडीपी की जो गणना होगी, तो उस जीडीपी की काउंटिंग के लिए, उस जीडीपी के काउंटिंग के लिए जो ईयर होगा, जो वर्ष होंगे, वो कौन सा होगा। जीडीपी की काउंटिंग के लिए किस वर्ष का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो याद रखेंगे। जो जीडीपी की काउंटिंग करते हैं, ध्यान से समझेंगे, जो जीडीपी की काउंटिंग करते हैं वो दो बेसिस पे करते हैं। एक हम लोग कहते हैं आधार वर्ष, यानी कि बेस ईयर। एक को क्या कहते हैं हम लोग, आधार वर्ष, और दूसरे को कहते हैं हम लोग चालू वर्ष, करेंट ईयर। चालू वर्ष, बेस ईयर का मतलब क्या हुआ, आधार वर्ष, और करेंट ईयर, चालू वर्ष क्या हो गया, करेंट ईयर। तो जीडीपी की गणना हम लोग इस दो आधार पे करते हैं। पूछे सर कैसे करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मान लिया कि 2011-12 है, अभी जीडीपी का क्या है, 2011-12 इसका आधार वर्ष है, इसका बेस ईयर है। अगर पूछे जीडीपी का बेस ईयर क्या है, तो आंसर क्या होगा, 11-12। मान लिया 2011-12 में रतन टाटा ने 3 कारों का प्रोडक्शन किया। Suppose that in the years 2011-12 Ratan Tata is responsible to production for the 2-3 vehicles. 3 कार का प्रोडक्शन किया और एक कार के दाम उसने रख दिए 1 लाख रुपये। कितना रख दिया, एक कार का दाम उसने रख दिया 1 लाख रुपये। तो 3 कार का दाम कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली है कि 3 लाख, यानी इस 3 कार के प्राइसेस कितने हो गए, 3 लाख रुपीज। क्लियर है? लेकिन अब यहां पे देखिए, अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, 2022-23, और ये कंप्लीट तो नहीं हुआ ना। या मान लेते हैं कि सपोज दैट कि 2021-22 में, 2021-22 में रतन टाटा ने 2 कार बनाए, और एक कार का दाम 1.5 लाख हुआ। एक कार का दाम 1.5 लाख, तो 3 कार का दाम कितना हुआ, 2 कार का दाम 3 लाख। अंतर समझिएगा, यहां पे 3 कार बनाया तो, यहां पे 2 कार बनाया तो, ये 3 कार बनाया 2011-12 में, और मैं इस बार की बात कर रहा हूं 21-22 की या 22-23 की जो भी लें, तो उसमें हमने क्या किया, 3 लाख हुआ 2 कार का, क्योंकि एक कार के प्राइसेस क्या हो गए, 1.5 लाख। तो जब जीडीपी को हम लोग बेस ईयर पे लें, जब जीडीपी को बेस ईयर पे लें, तो वो क्या कहलाएगा, आधार वर्ष पर जीडीपी की गणना। वो क्या कहलाएगा, आधार वर्ष पर जीडीपी की गणना। और जब इस जीडीपी को हम लोग इस सालों पे ले, ये करंट पे, तो ये क्या कहलाएगा, चालू वर्षों पे जीडीपी की गणना। अब आगे समझिए, 2011-12 में प्रोडक्शन कितने हुए, 3, और 2021-22 से प्रोडक्शन कितने हुए। तो जब करंट ईयर का प्रोडक्शन, ध्यान दीजिएगा मैं जो बताने चाह रहा हूं, जो करंट ईयर का प्रोडक्शन और करंट ईयर के प्राइस को लें, तो वो हमारा कहलाता है नॉमिनल जीडीपी। अक्सर आप बुक्स में, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते होंगे, भारत की नॉमिनल जीडीपी है। तो व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी? तो नॉमिनल जीडीपी डिनोट्स द प्रोडक्शंस ऑफ द एनी कंट्रीज टू द करंट ईयर एंड द प्राइस इज आल्सो टेकन ऑन द करंट ईयर। जब वर्तमान वर्ष के उत्पादन और वर्तमान वर्ष के मूल्यों को लिया जाए, तो वो क्या कहलाएगा, नॉमिनल जीडीपी। तो वर्तमान वर्ष में उत्पादन कितना हुआ, नहीं, उत्पादन कितना हुआ, उत्पादन 2 ही हुआ 21-22 में, तो 2 प्रोडक्शन हुए, लेकिन इस 2 का दाम कितना हुआ, 3 लाख। प्रोडक्शन हुए 2, लेकिन दाम गया, क्यों, क्योंकि एक का दाम। तो जब करंट ईयर का प्रोडक्शन और करंट ईयर के प्राइस, तो करंट ईयर का प्रोडक्शन कितना हुआ,
करंट ईयर के प्राइस कितने हुए, तो ये जीडीपी क्या कहलाएगा, इसको कहेंगे नॉमिनल जीडीपी। ये क्या कहलाएगा, नॉमिनल जीडीपी। तो पूछे अगर एग्जाम में कि नॉमिनल जीडीपी निम्नलिखित में से किसको दर्शाता है, व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी, तो क्या कहेंगे, चालू वर्ष का ही प्रोडक्शन और चालू वर्ष के ही मूल्यों को लेते वो। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं प्रोडक्शन करंट ईयर का लूं और इसकी प्राइसेस की तुलना बेस ईयर से करूं, तो प्रोडक्शन करंट ईयर में कितना है, 2। तो जब प्रोडक्शन लिया 2 यानी करंट ईयर का, लेकिन उसकी मूल्य कहां से तुलना करूंगा, पिछली बार से। तो पिछली बार 2011-12 में एक कार का दाम कितना था, 1 लाख। तो उस हिसाब से यहां पे हमने प्रोडक्शन कितने किए, 2 कार। तो 2 का दाम होना कितना चाहिए था, 2 का दाम होना चाहिए था 2 लाख, लेकिन हो कितना गया। तो इसका मतलब प्रोडक्शन ले रहे हैं करंट ईयर का, तो करंट ईयर के प्रोडक्शन कितने हुए, और इसकी तुलना मूल्य कहां से करेंगे, तो पिछले साल यानी 21-22 में 2011-12 में इसका प्राइस कितना होना चाहिए था, 2 लाख। तो ये जीडीपी क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रियल जीडीपी। ये क्या कहलाएगा, रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या डिफरेंस हुआ, क्या डिफरेंस हुआ, टेल मी नाउ, कम ऑन फास्ट। सपोज दैट मैंने कहा ये 2 चीजें हैं, इस 2 का प्रोडक्शन हमने इस साल किया और इस साल इसके कितने दाम है, इसी साल इसका प्रोडक्शन किया और इसी साल इसके मूल्य लेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, नॉमिनल। जिस साल का प्रोडक्शन ले रहे हैं उसी साल की प्राइस को लेंगे, तो वो। अब इस साल हमने प्रोडक्शन किया 2, लेकिन इसकी तुलना करेंगे बेस ईयर 2011-12 में। तो 2011-12 में इसकी दाम कितनी थी, 1 का 1 लाख कार का, तो 2 का कितना होगा। तो प्रोडक्शन इस साल का लिए 2, लेकिन इसका मूल्य 11-12 से ले रहे, तो वो क्या कहलाएगा, तब इसके दाम कितने हो जाते, 2 लाख। तो करंट ईयर का प्रोडक्शन और करंट ईयर का प्राइस, करंट ईयर का प्रोडक्शन और प्राइस, तो क्या कहलाएगा, रियल जीडीपी। अब देखिए, तो यहां पे 3 कार का दाम 3 लाख और यहां पे 2 कार का दाम, तो कितने की बढ़ोतरी हुई, 1 लाख की। इसका मतलब है कि जब आप नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी को माइनस कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, इन्फ्लेशन। क्या निकल जाएगा, इन्फ्लेशन, यानी महंगाई कितना बढ़ा, वो निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा। जब 3 नॉमिनल जीडीपी 3 हुआ ना, और इसमें से रियल जीडीपी 2 करते, क्यों सर 2 क्यों किया, 3 क्यों किया, क्योंकि सर प्रोडक्शन तो 2 ही किया, तो 2 का दाम कितना हुआ, 3 लाख। प्रोडक्शन 2 ही किया, लेकिन इसकी मूल्य की तुलना अगर बेस ईयर से करें तो कितनी होनी चाहिए थी, तो ये हो गया रियल। तो नॉमिनल माइनस रियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना महंगाई बढ़ा है वो ये नोट कर देगा। और जब इसको मिटाऊं मैं, और फिर मैं बताता हूं इसको क्लियर करके, जब हम लोग कहते हैं नॉमिनल जीडीपी, जब हम लोग कहते हैं नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी, डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमी के टर्म में जीडीपी डिफ्लेटेड। क्या कहते हैं इसे, जीडीपी। तो पूछिए व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटेड, जीडीपी डिफ्लेटेड किसको कहेंगे, तो आप क्या कहेंगे, सर जब नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा। तो क्वेश्चन पूछे, अगर मान लिया क्वेश्चन पूछे कि नॉमिनल जीडीपी क्या है, तो क्या रिप्लाई देंगे, करंट ईयर का प्रोडक्शन, करंट ईयर का प्राइस। देखिए यहां पे करंट ईयर का प्रोडक्शन, करंट ईयर के प्रोडक्शन प्लस करंट ईयर का क्या होगा, प्राइस। क्लियर है। और जब मैं कहूं रियल जीडीपी, तो ये क्या हो जाएगा, करंट ईयर का प्रोडक्शन प्लस बेस ईयर का प्राइस। तो बेस ईयर क्या है, 2011-12, तो बेस ईयर का प्राइस है ना। अगर कहे कि आपको इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना है, तो कैसे एडजस्ट करेंगे, नॉमिनल जीडीपी माइनस बाय। तो जीडीपी की काउंटिंग के लिए पूछे कौन सा ईयर लिया जाता, तो आपका क्या रिप्लाई होगा, सर 2 लिए जाते हैं। जीडीपी की गणना के लिए 2 आधार पे किया था जीडीपी गणना, एक आधार वर्ष पे और दूसरा, जब सरकार आधार वर्ष पे जीडीपी की गणना करेगी तो वो जीडीपी क्या कहलाएगा, रियल जीडीपी। और जब सरकार करंट ईयर पे जीडीपी की गणना करेगी तो वो
क्लियर हुआ? तो अब अगली चीजें, अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द बेस ईयर ऑफ द जीडीपी। जो जीडीपी है उस जीडीपी के बेस ईयर का, उसके आधार वर्ष के निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है? कौन इसका आधार वर्ष डिसाइड करता है कि आधार वर्ष क्या हो? हु इज रिस्पॉन्सिबल? बताइए। अक्सर आप पढ़ते हैं जीडीपी का आधार वर्ष। आधार वर्ष होता क्या चीज है? व्हाट इज बेस ईयर? क्या बताइए, कम ऑन, व्हाट इज बेस ईयर? तो कहते हैं बेस ईयर जिस साल से आप तुलना करते हैं। अगर मैं कहूं, आप कहते हैं कि सर मेरी हाइट बढ़ गई, आप कहते हैं ना सर मेरी हाइट बढ़ गई, मेरी ऊंचाई बढ़ गई, तो आप कैसे मानते हैं कि आपकी हाइट बढ़ गई? इसका मतलब आप मानते हैं कि हाइट बढ़ गई, मतलब किसी साल से आप तुलना कर रहे हैं कि सर इस साल मेरी हाइट इतनी थी और इस साल मेरी हाइट, कहते हैं ना कि सर हाइट बढ़ गई। तो कैसे बताते हैं कि हाइट बढ़ गई? आप तुलना कर रहे हो ना कि पिछले साल या 2 साल पहले मेरी हाइट ये थी और आज मेरी, तो जिस वर्ष से आप तुलना करते हैं वही क्या कहलाता है? बेस ईयर। तो यहाँ पे जीडीपी के प्रोडक्शन को जिस ईयर से सरकार तुलना करती है वही क्या है? उसका आधार वर्ष है। तो सरकार किस ईयर से तुलना करती है जीडीपी को? तो आंसर क्या होगा? 2011-12 से तुलना करती है भारत सरकार। अब अगली चीज है यहाँ पे कि मैंने पूछा कि जीडीपी का जो आधार वर्ष है, अभी कौन सा आधार वर्ष है? 2011-12। तो कौन इसको डिसाइड करता है? Who determines it? Who is responsible for the determination of the base year of the GDP now? बताइए। जीडीपी का जो बेस ईयर डिटरमाइन किया जाता है वो क्या आता है? ACNAS के द्वारा। कौन डिसाइड करती है? तो ACNAS क्या है? एडवाइजरी कमिटी ऑन नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स। क्या ये लिखवाऊंगा सारा मैं, जस्ट मिनट वेट होल्ड ऑन। एडवाइजरी कमिटी ऑन नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स, ये क्या करता है? जीडीपी के बेस ईयर को बताता है कि जीडीपी का आधार वर्ष कौन होगा। तो फिर क्वेश्चन उठता कि इस ACNAS एडवाइजरी कमिटी ऑन नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स के मेंबर कौन होते हैं? तो इसके मेंबर कौन होते हैं? तो इसके मेंबर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्पेशलिस्ट, प्लस स्टेट गवर्नमेंट के स्पेशलिस्ट और प्लस RBI के। तीनों के मेंबर क्या होते हैं? इसमें शामिल होते हैं इस कमिटी में। और फिर वो कमिटी डिसाइड करता है कि जीडीपी का आधार वर्ष। क्लियर हुआ? पहले इतना लिखिए फिर आगे मूव करेंगे। हेडिंग देंगे नाउ, जीडीपी की गणना के लिए प्रयुक्त वर्ष। जीडीपी की गणना के लिए प्रयुक्त वर्ष, द ईयर विच इज टेकन फॉर, द ईयर विच इज टेकन फॉर, जीडीपी की गणना के लिए प्रयुक्त वर्ष, द ईयर विच इज टेकन फॉर मेजरमेंट ऑफ जीडीपी, the year which is taken for measurement of GDP, या counting of GDP, the year which is taken for counting of GDP, counting of GDP। पहले हिंदी में लिख लेंगे फिर इंग्लिश में लिखते जाएंगे साथ साथ। जीडीपी की गणना 2 वर्षों के आधार पर की जाती है। जीडीपी इज काउंटिंग ऑन 2 years। जीडीपी की गणना 2 आधारों पर या 2 वर्षों पर की जाती है। जीडीपी की गणना 2 वर्षों पर की जाती है या 2 आधार पे की जाती है। जीडीपी इज काउंटिंग ऑन 2 year। पहला लिख लेंगे आधार वर्ष पर जीडीपी, पहला लिख लेंगे आधार वर्ष पर, आधार वर्ष की कीमत पर जीडीपी, आधार वर्ष की कीमत पर जीडीपी, द प्राइस ऑफ जीडीपी एट बेस ईयर, द प्राइस ऑफ जीडीपी एट बेस ईयर। अगला लिख लेंगे चालू मूल्यों पर, चालू मूल्यों की कीमत पर जीडीपी, चालू मूल्यों की कीमत पर जीडीपी, या चालू वर्ष की कीमत, मूल्य नहीं होगा, चालू वर्ष की कीमत पर जीडीपी, चालू वर्ष की कीमत पर जीडीपी, जीडीपी, जीडीपी एट करेंट, जीडीपी एट द प्राइस ऑफ करेंट ईयर, जीडीपी एट द प्राइस ऑफ करेंट ईयर। ये लिख लिए। अब पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे नाउ, जब जीडीपी की गणना, जब जीडीपी की गणना, जब जीडीपी की गणना आधार वर्षों के आधार पर की जाती है, जब जीडीपी की गणना आधार वर्षों के आधार पर की जाती है तो उसे, जब जीडीपी की गणना आधार वर्षों के आधार पर की जाती है तो उसे नाम मात्र का, क्या सही है?
वास्तविक जीडीपी, तो उसे वास्तविक जीडीपी कहा जाता है। जब जीडीपी की गणना आधार वर्षों की कीमतों पर की जाती है तो उसे वास्तविक जीडीपी कहा जाता है। when GDP is taken at the price of base year, when GDP is taken at the price of base year, it is called nominal, it is called real GDP, it is called real GDP। उसी में लिखेंगे। जबकि जबकि जब जीडीपी की गणना जबकि जब जीडीपी की गणना जबकि जब जीडीपी की गणना चालू वर्ष के मूल्यों पर की जाती है, चालू वर्ष के मूल्यों पर की जाती है, तो उसे चालू वर्ष के मूल्यों पर की जाती है तो उसे नाम मात्र का जीडीपी कहा जाता है, तो उसे नाम मात्र का या नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है। इंग्लिश में लिखेंगे नाउ, when GDP is counting on the basis of the price of, when GDP is counting on the basis of the price of current year, it is called nominal GDP, it is called nominal GDP। फिर से पैराग्राफ चेंज करेंगे और हिंदी में लिख लेंगे। जीडीपी का आधार वर्ष भारत में वर्तमान में, जीडीपी का आधार वर्ष भारत में वर्तमान में जीडीपी की क्या लिखे, वर्तमान में 2011-12 है। द बेस ईयर ऑफ जीडीपी एट प्रेजेंट इन इंडिया इज 2011-12। तो सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि जब भारत सरकार को रियल जीडीपी, देश का रियल जीडीपी निकालना हो तो सरकार किस पे काउंटिंग करेगी, बेस ईयर पे, है ना। 11-12 नहीं कहेंगे, मतलब उसको बेस ईयर हो गया, मान लीजिए ईयर चेंज हो गया, आप जिस दिन एक दिन पहले चेंज हो गया तो आप उसको सीधा बेस ईयर कहेंगे। तो पूछिए अगर भारत सरकार को रियल जीडीपी निकालनी हो तो कैसे निकालेगा वो, बेस ईयर। जब पूछे कि हमारी इन्फ्लेशन कितने ज्यादा बढ़े सरकार को अगर निकालनी हो तो कैसे निकालेगी वो, में से रियल जीडीपी को माइनस कर देगी तो जो निकलेगा वही इन्फ्लेशन को डिनोट करेगा। तो उसी पे लिखेंगे नाउ, जब 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 जीडीपी की गणना या जीडीपी की वास्तविक वृद्धि दर कर लेंगे, जब जीडीपी की वास्तविक वृद्धि दर को ज्ञात करने के लिए, जीडीपी की वास्तविक वृद्धि दर को ज्ञात करने के लिए जीडीपी की वास्तविक वृद्धि को ज्ञात करने के लिए जीडीपी की गणना आधार वर्षों पर की जाती है, जिससे कि मुद्रास्फीति के प्रभाव को हटाया जा सके, जिससे कि मुद्रास्फीति के प्रभाव को हटाया जा सके। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जब प्रचलित या चालू वर्ष में से, दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जब प्रचलित या चालू वर्ष में से आधार वर्ष के चालू या प्रचलित वर्षों की कीमत कर लेंगे, वर्षों की कीमत में से आधार वर्ष की कीमत को हटा दिया जाता है, या घटा होगा ना, हटा नहीं घटा, आधार वर्ष की कीमत को घटा दिया जाता है तो मुद्रास्फीति की दर प्राप्त होती है। या अगर सरकार को
रियल जीडीपी निकालना है तो सरकार ये भी काम कर सकती है कि करंट ईयर का जीडीपी निकाली, उसमें से इन्फ्लेशन को माइनस कर दी, तो क्या निकल जाएगा? रियल जीडीपी। तो आप लिख सकते हैं, बॉक्स में डाल देंगे, रियल जीडीपी इक्वल टू, बॉक्स में डालेंगे, वास्तविक जीडीपी बराबर रियल जीडीपी इक्वल टू, वास्तविक जीडीपी बराबर रियल जीडीपी इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी, नाम मात्र के जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी नाम मात्र के जीडीपी माइनस मुद्रास्फीति। वास्तविक जीडीपी बराबर, वास्तविक जीडीपी बराबर नाम मात्र के जीडीपी माइनस मुद्रास्फीति। रियल जीडीपी इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी माइनस इन्फ्लेशन। बॉक्स में डाल देंगे। इंग्लिश वाले लिख लेंगे, जहां तक लिखे थे इंग्लिश में लिख लेंगे, पैराग्राफ चेंज करके। when government या गवर्नमेंट कर लेंगे, गवर्नमेंट takes the real GDP at base year, takes the real GDP at base year price, takes the real GDP at base year price to avoid the inflation, to avoid the inflation. What is inflation? To avoid the inflation, or in another way, to avoid inflation, or in another way we can say that, or in another way we can say that, we can say that when inflation is subtracted from, when inflation is subtracted from nominal GDP, we gets real GDP. समझ गए अंतर आज के बाद नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में? इस साल की सरकार उत्पादन निकालेगी, 2022-23 निकाल रहा है अगर मान लिया, तो इस 2022-23 में इस साल जितने भी प्रोडक्शन होंगे, इसी साल का प्रोडक्शन और इसी साल का सरकार प्राइस लिया, तो वो क्या कहलाएगा? इस साल का प्रोडक्शन ले, इस साल अगर मान लिया 2022-23 में पूरे भारत में कृषि क्षेत्र में, इंडस्ट्री सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, पूरी इंडिया में जितना भी प्रोडक्शन होगा, इस साल की प्रोडक्शन को गवर्नमेंट ले और प्राइस ले किस साल का? 2011-12 का, तो फिर वो जीडीपी क्या कहलाएगा? रियल जीडीपी। और जब उसमें इन्फ्लेशन जोड़ देगी सरकार, रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन जोड़ देगी, तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? सिंपल। कितनी जल्दी भूलते हैं आप लोग। लुक एट मी हियर नाउ। सबसे पहले चीजें मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि सरकार को जब, इधर ध्यान देंगे, जब रियल जीडीपी निकालना है तो सरकार क्या कैसे निकाल सकता है? एक तो नॉमिनल जीडीपी से हम क्या करेंगे? नॉमिनल जीडीपी से इन्फ्लेशन को माइनस कर देंगे, यही कर सकते हैं ना? ये नहीं कर सकते, मुद्रास्फीति को। दूसरे शब्दों में, सरकार को अगर इन्फ्लेशन निकालना हो तो कैसे करेगी? वो नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी को माइनस कर देगी, यही नहीं करेगी? नॉमिनल जीडीपी मतलब नाम मात्र का जीडीपी से किसको माइनस करेगी? रियल जीडीपी को। और दूसरे शब्दों में, अगर सरकार को नॉमिनल जीडीपी ही प्राप्त करनी हो तो क्या करेगा वो? यही तो मैं भी पूछा था। नॉमिनल जीडीपी प्राप्त करनी हो तो कैसे निकालेगा वो? रियल जीडीपी में से क्या क्या होगा? रियल जीडीपी प्लस प्लस इन्फ्लेशन। क्लियर हुआ? गुड। चलिए, एक साथ मैंने इसको बॉक्स में डाल दिया। आप कंफ्यूज करेंगे तो आपकी गलती है ना? अब हम लोग कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। तो व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर? कितना परसेंट वृद्धि हुआ महंगाई? अगर सरकार को निकालना हो कितना परसेंट महंगाई बढ़ा, तो कैसे निकालेगी? नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी, रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100, यही होगा ना? गुड, काट लीजिए सब चीज। यूपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन था ये वाला, व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर, यूपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन था। डिफ्लेटर ही लिखिए ना, लिख लीजिए।
जीडीपी डिफरेंट क्या है? व्हाट इज जीडीपी डिफरेंट? टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट कितना बड़ा उसको निकालने का चाहिए, है ना। आगे बढ़ूं, पैराग्राफ चेंज करके पहले लिख लेंगे। जीडीपी की गणना, जीडीपी की गणना ACNAS किसके द्वारा की जाती है? सॉरी, जीडीपी की गणना नहीं, जीडीपी के आधार वर्ष की गणना, जीडीपी के आधार वर्ष की गणना ACNAS के द्वारा की जाती है। जीडीपी के आधार वर्ष की गणना ACNAS के द्वारा की जाती है। ब्रैकेट में फुल फॉर्म लिख लेंगे ACNAS का। क्या फुल फॉर्म होता है? एडवाइजरी कमिटी, एडवाइजरी कमिटी ऑन नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स, एडवाइजरी कमिटी ऑन नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स। ए मतलब क्या हुआ? एडवाइजरी, सी मतलब कमिटी, एन मतलब नेशनल, ए मतलब अकाउंट्स और एस मतलब स्टैटिस्टिक्स। एडवाइजरी कमिटी ऑन नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स, यही क्या करता है? जीडीपी के आधार वर्ष का निर्धारण करता है। तो अभी जो हमारा आधार वर्ष क्या है? 11-12, इसका निर्धारण कौन किया होगा? ACNS। और इसके मेंबर कौन होते हैं? हु आर द मेंबर्स ऑफ द ACNS? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज RBI, द एक्सपर्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, द एक्सपर्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज द एक्सपर्ट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो लिख लेंगे नाम। ACNAS के सदस्यों में, ACNAS के सदस्यों में, ACNAS के सदस्यों में, ACNAS के सदस्यों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और RBI के विशेषज्ञों को शामिल किया जाता है। यहां तक समझ गए? Anyone, any doubt, any question now? मैं बार बार कहता हूं, मैं पहली क्लास में कह दिया था, नहीं समझेंगे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तो 100 बार नहीं, 1000 बार समझाऊंगा, लेकिन गलत नहीं समझेंगे। क्लियर हुआ सारे कॉन्सेप्ट? यस प्लीज। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, RBI के विशेषज्ञों को शामिल किया जाता है ना। हो गया? आगे बढ़ू, बता दूं इसे। अब अगली चीजें, हम लोग जो जीडीपी की तो काउंटिंग कर रहे हैं, पर जीडीपी के काउंटिंग में किस मूल्य को, किस लागत को, किस कॉस्ट को शामिल करते हैं? तो हमारा हेडिंग है, समझिएगा पहले, जीडीपी की गणना, जीडीपी की गणना में प्रयुक्त लागत ऑब्लिक मूल्य, है ना। जीडीपी की गणना में प्रयुक्त लागत ऑब्लिक मूल्य, द प्राइसेस ऑब्लिक कॉस्ट यूज्ड इन द काउंटिंग ऑफ जीडीपी। तो हम लोग कर क्या रहे हैं अभी समझ जाएंगे आप लोग। प्राइसेस फॉर काउंटिंग, तो कह सकते हैं हम लोग कॉस्ट ऑब्लिक प्राइसेस फॉर काउंटिंग ऑफ जीडीपी। इसको 2 आधार पे लेते हैं। क्या होता है अभी समझेंगे। एक हम लोग कहते हैं फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत। एक को हम लोग कहते हैं कारक लागत। कारक लागत इज ऑल्सो नॉन एज अ साधन लागत, इसे हम लोग साधन लागत भी कहते हैं। और ये क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। और दूसरा जो है वो है हमारा मार्केट प्राइस यानी बाजार मूल्य। दूसरा क्या है, बाजार मूल्य। तो जीडीपी को 2 आधार पे लिया जाता है, एक फैक्टर कॉस्ट पे और दूसरा ईयर कौन सा लिया जाता है, तो सर बेस ईयर भी हो सकता है। और प्राइसेस कौन सा लिया जाता है, तो मार्केट प्राइस पे भी जीडीपी पे निकलेगा और
फैक्टर कॉस्ट पे भी निकलेगा, यानी मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट दोनों पे निकलेगा जीडीपी। अब एक एक करके आते हैं, समझते हैं। पहला क्या है? फैक्टर कॉस्ट। तो व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट? कारक लागत है क्या चीज, बताइए। क्या? प्रोडक्शन पे हम्म लेकिन बाजार में व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट? कारक लागत या साधारण लागत है क्या चीज? द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स एंड कमोडिटीज आर नोन एज द फैक्टर कॉस्ट। मैंने क्या कहा, ध्यान समझिए। मैंने कहा कि द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स एंड कमोडिटीज, मैंने कहा द टोटल कॉस्ट, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, the total cost of production of any goods and commodities, any goods and commodities. What is goods and commodities? Goods और commodities में क्या अंतर है? अक्सर पढ़ते होंगे goods commodities। जितनी भी खाने पीने की वस्तुएं हैं, जितने भी आभूषण हैं, मेटल हैं, धातु हैं, सबके सब, जो भी बच गया वो सब के सब सर पढ़ते हैं बाजार में कॉमोडिटीज गुड्स। डिफरेंस क्या है दोनों? सर जितना भी तेल है, चावल है, आटा है, सोना है, चांदी है, सब के सब। बाकी जो बच गया खाने पीने की वस्तुएं, आभूषण वगैरह, रत्न वगैरह, स्टोन वगैरह, मेटल वगैरह, किसका पड़ जाएगा? बाकी जो बचा वो। तो मैंने क्या कहा, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट मतलब कुल लागत। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? कुल लागत की। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन मतलब उत्पादन। किसका उत्पादन? सर किसी भी वस्तु का। वो वस्तु क्या हो सकता है? ये बॉटल भी हो सकता है। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स, ये क्या है? हमारे लिए गुड्स एक वस्तु है। आप कपड़े पहने, वो भी क्या आपके लिए एक वस्तु है। ये मोबाइल फोन क्या है? ये जो हमारा पैनल है, ये पैनल भी क्या है हमारा? ये गुड्स ही है। तो कह रहा है कि जितनी भी चीजों का हम लोग उत्पादन कर रहे हैं, उसके उत्पादन में जो टोटल कॉस्ट आया, वही टोटल कॉस्ट क्या कहलाता है? तो अगली क्वेश्चन फिर ये उठता है कि किसी भी चीज के उत्पादन में टोटल कॉस्ट निकालते कैसे हैं? पहला प्रश्न तो ये उठेगा कि आखिर वो टोटल कॉस्ट निकालेंगे कैसे? ये बॉटल बनी, इसको बनाने में जो टोटल कॉस्ट लगा वो क्या कहलाएगा? ये ट्यूबलाइट बने, ये पैनल बना, इसको बनाने में जितनी भी कॉस्ट लगे वो क्या कहलाया? साधारण लागत या कारक लागत क्या है? अब अगली चीज समझते हैं। आखिर किसी भी चीज के उत्पादन में, किसी भी चीज के उत्पादन में, किसी भी चीज के उत्पादन में जो है वो किनका जरूरत पड़ता है? किसी भी चीज की प्रोडक्शन में किसकी जरूरत पड़ती है? there are four factors which is responsible for the production of any goods and commodities। किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए, सपोज दैट अगर ये मेरे हाथों में एक स्क्रू है, ये भी एक क्या है? अपने आप में गुड्स है, कमोडिटीज है, जो भी है। इस गुड्स के प्रोडक्शन में क्या हुआ? मैंने क्या कहा? देयर आर फोर फैक्टर, यानी चार फैक्टर है। देयर आर फोर फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स एंड कमोडिटीज। किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए चार चीजों का होना बहुत ही क्या है? जरूरी है। ये चार चीजें क्या हैं? किसी भी चीज के उत्पादन के लिए क्या हो गया? चार चीजों की जरूरत होती है। क्या क्या समझिए। एक तो हम कहते हैं लैंड। अगर आपको मान लिया ये बनाना है, आप हवा में तो नहीं बनाएंगे, इसके लिए कोई प्लांट चाहिए, कोई फैक्ट्री चाहिए। तो प्लांट और फैक्ट्री के लिए आपको क्या चाहिए? कोई लैंड चाहिए, या फिर आपको कोई घर चाहिए जहां पे आप प्लांट और फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं। तो या तो आपको लैंड चाहिए या फिर आपको बिल्डिंग चाहिए, यही चाहिए ना। यानी आपको या तो भूमि चाहिए या फिर आपको भवन चाहिए जहां पे आप प्लांट फैक्ट्री क्या करेंगे? सेटअप करेंगे। अगर आपने लैंड और भूमि ले ली तो आपने डिसाइड कर लिया कि आपको क्या करनी है? खोलनी है। पर आप क्या करेंगे? खुद ही काम करेंगे या बहुत सारे लोगों को इसमें एक रिक्रूट्स करेंगे? ऑब्वियसली कि भर्ती करेंगे, रिक्रूट्स करेंगे इंप्लॉइज को। तो आप जिसको भी रिक्रूट्स करेंगे, आपको छोड़ करके, आप मालिक हैं, आपको छोड़ करके आपके सामने सबके सब क्या है?
नौकर है, एम्प्लॉइज है, वो लेबर है, चाहे कितना भी बड़ा पोस्ट पे क्यों नहीं, मालिक के सामने तो क्या हो, नौकर ही है। तो इसका मतलब दूसरा आपको क्या चाहिए, लेबर चाहिए, लेबर यानी कि श्रम चाहिए, हुआ ना। आपके पास लैंड भी है, आपके पास बिल्डिंग भी, आपके पास श्रम भी है, सब कुछ है, लेकिन ये खोलने के लिए आपके पास पैसा ही नहीं है। तो विदाउट कैपिटल्स यू कांट डू एनीथिंग। अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप रॉ मटेरियल्स परचेज नहीं कर सकते। अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप लैंड बिल्डिंग्स नहीं ले सकते। अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप मजदूरों को सैलरी, उसकी मजदूरी नहीं दे पाएंगे। इसके मतलब आपकी जो सबसे अहम चीजें हैं वो क्या है, कैपिटल यानी कि पूंजी, है ना। तो पूंजी, ये तीसरी चीजें हो गई। अब चौथी चीजें, एक हम लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योर्स यानी कि उद्यम। तो एंटरप्रेन्योर्स का मतलब क्या हुआ कि जो रिस्क ले सके, जो जोखिम उठा सके, उसको क्या कहते हैं। सपोज दैट कि अगर कोई अगर ऐसा पर्सन है जो बिल्कुल इलिटरेट पर्सन है, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति है, पर उसके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है, पर दे डू नॉट नो हाउ टू स्टार्ट एनी बिजनेस इन एन इकोनॉमी। किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी भी बिजनेस को कैसे शुरू किया जाए उसको नहीं मालूम। अगर वो मुझे कहता है कि सर मैं आपको पैसे देता हूं, आप मेरे लिए कंपनी सेटअप कर दीजिए, सारी चीजों को आप मेरे लिए कर दीजिए, अगर वो 500 करोड़ का पैसा लगा रहा है और मैं उसके लिए सब कुछ कर रहा हूं, तो एंटरप्रेन्योर्स मैं कहलाऊंगा या वो कहलाएगा, वो कहलाएगा। मैं तो सब कुछ कर रहा हूं, हो सकता है जिस दिन मुझे कंपनी से निकाल दे मैं बाहर हो जाऊंगा, लेकिन कंपनी तो उसी की रह जाएगी ना। तो जो रिस्क ले रहा है, जो जोखिम उठा रहा है, वही क्या कहलाया। अगर आप कोई एक अपने घर के बगल में आप कोई एक शॉप परचेज करते हैं, कोई शॉप खोलते हैं, तो आप कोई दुकान खोलने से पहले ये सोच तो लेते हैं ना कि वो दुकान आपकी चल भी सकती है या फिर नहीं भी चल सकती। तो मतलब आप क्या कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं ना। तो जो जोखिम उठाए, जो रिस्क ले, वही क्या कहलाएगा, एंटरप्रेन्योर्स, वही उद्यम कहलाएगा। अब अगर मान लिया कहीं पे आपने लैंड और बिल्डिंग ली, कहीं पे आपने क्या किया कि लैंड और बिल्डिंग ली, तो आप क्या करेंगे, सामने वाले को रेंट तो देंगे ना, फ्री में तो नहीं करेंगे। तो सामने वाले को आप क्या करेंगे, उसको रेंट देंगे, यानी रेंट देंगे मतलब क्या, उसको किराया देंगे। अगर जितने भी मजदूर हैं, लेबर हैं, तो उस मजदूर को आप क्या देंगे, उसकी वेजेज, आप उसकी मजदूरी देंगे, देंगे ना। अगर आपने पैसा किसी बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कैपिटल लिया, तो बदले में आप उसे क्या देंगे, ब्याज देंगे। ब्याज तो चुकाएंगे, तो आप उसे बदले में क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे, ब्याज। और जो मालिक है वो अपना प्रॉफिट भी क्या करेगा, ऐसा तो नहीं है कि जितना बनाया उतना ही में बेच दिया, क्या अपनी प्रॉफिट ऐड करेंगे आप ना। तो जो मालिक है वो क्या करेगा, अपना प्रॉफिट भी उस पर ऐड करेगा, यानी उस पर अपना लाभ भी ऐड करेगा। जब इन चारों को जोड़ दें, मान लिया मुझे ये स्क्रू बनानी है, तो इस स्क्रू को बनाने के लिए क्या चाहिए, लैंड या बिल्डिंग चाहिए। पहली चीज तो मैंने लैंड बिल्डिंग ले ली, प्लांट फैक्ट्री सेटअप कर दिया। प्लांट फैक्ट्री सेटअप करने के लिए मुझे पैसे की जरूरत पड़ी, मैंने पैसा लिया, प्लांट फैक्ट्री सेटअप कर दी। लेकिन काम करने के लिए कौन आया, मजदूर आया, मैंने उसको भी वेतन दिया। तो मजदूर की वेतन, जहां पे मैंने बिल्डिंग लिया, लैंड लिया, उसका किराया, जहां पे मैंने लोन लिया उसका ब्याज, और लास्ट पे अपना प्रॉफिट जोड़ा, सबको जोड़ने के बाद जो टोटल कॉस्ट आया वही क्या कहलाया, यही क्या है, कारक लागत है, यही साधन लागत है। तो पूछे साधन लागत और कारक लागत क्या है, तो आप क्या कहेंगे, सर किसी भी वस्तु के उत्पादन में जो कुल लागत आती है वही साधन लागत कहलाता है ना। तो लिखेंगे ना फैक्टर कॉस्ट यानी कारक लागत या साधन लागत लिख करके डैश देंगे ना, कारक लागत या साधन लागत लिख करके डैश देंगे। लिखेंगे ना, किसी भी वस्तु के उत्पादन में, किसी भी वस्तु के उत्पादन में जो कुल लागत आती है, किसी भी वस्तु के उत्पादन में जो कुल लागत आती है उसे कारक लागत या साधन लागत कहा जाता है। कारक लागत या साधन लागत कहा जाता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप सारे लोग, कि ये जो मैंने कहा आपको कि लैंड है, बिल्डिंग्स है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर्स है, जो भी भूमि है, भवन है, श्रम है, पूंजी है, उद्यम है, ये सारे क्या है, उत्पादन के साधन है। शुरू में कहा था मैंने कि देयर आर 4 फैक्टर
देयर आर 4 फैक्टर्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स। किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए 4 चीजों का होना। आप प्रैक्टिकली सोचिए, इनमें से अगर एक की भी कमी हो गई तो क्या प्रोडक्शन हो सकता है? प्रैक्टिकली सोचिए, एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। एंटरप्रेन्योर्स मतलब अगर आपने माइंड में सोचा ही नहीं कि मुझे कंपनी सेटअप करनी है तो खुलेगा ही नहीं। आपने सोच लिया कि खोलना है लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं है तो भी नहीं खुलेगा। अगर आपके पास पैसे भी आ गए, आपने सोच भी लिया लेकिन लैंड बिल्डिंग कहीं मिला ही नहीं तो भी नहीं खुलेगा। लैंड बिल्डिंग भी मिल गया, कैपिटल भी मिल गया, पैसा भी मिल गया, आप सोच भी लिए लेकिन काम करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला तो भी आप। इसलिए शुरू मैंने कहा कि दीज आर द 4 फैक्टर। ये 4 क्या हैं? उत्पादन के साधन हैं। ये सबके सब क्या हैं? ये उत्पादन के साधन हैं। ये है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कह सकते हैं। अब इस उत्पादन के साधन कौन? ये इस उत्पादन के साधन पे जो आपने खर्च किया गया वही हो गया साधनों पर किया गया खर्च या व्यय। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको आप उतार लेंगे, अभी जो लिख रहे हैं डेफिनेशन के बाद इसको उतारेंगे। साधनों पर किया गया व्यय, क्या करेंगे? साधनों पर किया गया व्यय, एक्सपेंडिचर ऑन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इंग्लिश में लिखेंगे नाउ, इंग्लिश में जिनको लिखना लिखेंगे। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स एंड कमोडिटीज, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स एंड कमोडिटीज are known as, the total cost of production of any goods and commodities are known as factor cost, are known as factor cost. Known as factor cost. And the means of production are, land, labor. The means of production are land, labor, sorry, oblique नहीं, land, labor, capital, entrepreneur. तो साधन लागत क्या हुआ? कारक लागत इसको कहेंगे। जैसे मान लिया ये बेंच है, ये बेंच है, बगल में हेलमेट रखा हुआ है, ये कैमरा है। हर वो चीज जो आप देख रहे हैं उन सब चीजों के उत्पादन में जो टोटल कॉस्ट आया वही क्या कहलाया? कारक। लेकिन अभी तक हमने इसमें टैक्स नहीं जोड़ा, अभी तक हमने इसमें सब्सिडीज, जैसे ही टैक्स और सब्सिडीज इंक्लूड कर देंगे वो सब के सब क्या बन जाएगा? मार्केट प्राइस बन जाएगा, है ना? क्लियर हुआ? ये उतार लिए, ये हो गया मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और ये हो गया साधनों पर किया गया व्यय, एक्सपेंडिचर ऑन। तो हम लोग कह सकते हैं एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन ऑफ मीन्स, यही कह सकते हैं ना, एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन ऑफ मीन्स। क्लियर है? आगे बढ़ूं मैं अब? यहां तक समझ गए सारे लोग? गुड। बिठा दूं? अब अगली चीजें, तो हम लोगों ने क्या निकाला? फैक्टर कॉस्ट यानी एफसी। एफसी में क्या क्या डाला हमने? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अगर इसको दूसरे शब्दों में कहें तो लैंड मतलब क्या? रेंट, लेबर है तो वेजेस, कैपिटल है तो इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर्स है तो प्रॉफिट। ठीक है, इसको आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं। विप्रो होता है ना, विप्रो में ओ को साइलेंट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ये विप्र। डब्ल्यू मतलब वेजेस, आई मतलब, पी मतलब, आर मतलब गुड। ये हो गया हमारा प्रोडक्शन का साधन। अब आते हैं हम लोग किस पे? मार्केट प्राइस पे यानी बाजार मूल्य पे। तो बाजार मूल्य तो क्या कहते हैं हम लोग? मार्केट प्राइस। क्या कहते हैं इसे? मार्केट प्राइस। और व्हाट इज मार्केट प्राइस? जिस मूल्य पे कोई भी वस्तु बाजार में मिलना शुरू हो जाए वही क्या कहलाएगा? तो मार्केट प्राइस कैसे समझिए, उसके बाद लिखिएगा, पहले समझ लीजिए। मार्केट प्राइस मतलब क्या? कारक लागत या साधन लागत भी आप कह सकते हैं,
कारक लागत प्लस अप्रत्यक्ष कर प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सहायिकी हम लोग कह सकते हैं कि फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। क्या इसे शॉर्ट में हम लिख सकते हैं एमपी बराबर एफसी प्लस आई टैक्स माइनस सब्सिडी। तो बाजार मूल्य कैसे निकलता है सर? जब फैक्टर कॉस्ट में हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ते हैं और सब्सिडीज को माइनस करते हैं तो क्या बन जाता है हमारा बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस। कैसे समझते हैं एक एक करके? सबसे पहली चीजें क्या है यहाँ पे? इनडायरेक्ट टैक्स। तो क्वेश्चन उठा कि इनडायरेक्ट टैक्स है क्या चीज? व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? और प्रत्यक्ष कर किसको कहते हैं? सही है, बोलिए बताइए, आप ही लोगों से पूछ रहा हूं। एग्जाम्पल? क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स? क्या इनडायरेक्ट टैक्स किसी व्यक्ति पे लगाया जा सकता? तो ये किस पे लगता है? हमेशा वस्तु और सेवा पे, यही चीज पे लगता है। तो पहले चीज स्टेप बाय स्टेप समझिए। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है सर? पहली चीजें तो ये जो टैक्स है वो सिर्फ वस्तुओं और सेवाओं पे लगेगी, इंसान पे तो नहीं लगेगा। वस्तुओं और सेवाओं पे लगेगा, गुड्स एंड सर्विसेज पे लगेंगे। ये एक ऐसा टैक्स है सर जिसका हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर तो करते ही है ना, कि नहीं करते हैं? जिसका ट्रांसफर हो सकता है। क्या? कैसे? आप होटल में खाना खाए तो आपने टैक्स किसको पे किया? रेस्टोरेंट वाले को। आप डायरेक्ट जाके सरकार को दिए क्या? उसने क्या किया? गवर्नमेंट को दिया। तो टैक्स क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ ना, आपने उसको दिया, उसने दूसरी चीजें। मान लिया सपोज दैट कि कोई कंपनीज इंडिया में अगर ये बॉटल बनाती है और इस बॉटल का कैप अगर वो दूसरे कंट्री से, जर्मनी से मंगाती हो, बिना कैप का तो पॉसिबल्स नहीं है इसको कंप्लीट हो पाना। अगर वो वहां से मंगाया तो उस केस में उसको बॉर्डर पे क्या टैक्स देने होंगे? कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क। अब अगर वो वहां पे सीमा शुल्क दिया, कंपनी ने किसको पे किए? सरकार को दिया। कंपनी, या मान लीजिए इसके प्रोडक्शन पे जो भी टैक्स लगा, कंपनी ने क्या किया? सरकार को दिया। कंपनी जब इसे बेचेगी किसको? डिस्ट्रीब्यूटर को, तो उसे अपना टैक्स क्या करेगी? ले लेगी। डिस्ट्रीब्यूटर बेचेगा होलसेलर से तो क्या करेगा? उससे वो ले लेगा। होलसेलर बेचेगा दुकानदार को, रिटेलर को, तो वो उससे ले लेगा। और रिटेलर किससे ले लेगा? आम जनता से। उल्टा घुमाइए, आप जाकर के एक दवाई दुकान पे जाके दवाई लेते हैं, सामने वाला पर्ची दिया, बिल ओरिजिनल, आपने उसको पैसा पे किया, उसने आपसे टैक्स, वो भी कहीं से, वो दुकानदार खरीदा होगा होलसेलर से, उसने क्या किया? उसको पे किया होगा टैक्स और वहां से वो दवाई लिया होगा। होलसेलर ने किससे लिया होगा? डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर टैक्स पे करेगा किससे लिया होगा? कंपनी से। और कंपनी किसको पे किया होगा? मतलब टैक्स क्या हो रहा है? ट्रांसफर। लेकिन अगर मान लिया आपकी इनकम है अगर 10 लाख और सरकार ने कहा कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, इनकम टैक्स, तो क्या आप अपने मित्र को कह सकते हैं कि तुम जाके मेरा टैक्स भर दो, इनकम टैक्स? अगर सैलरी तुम करते हो, जॉब तुम करते हो, कमाते हो तुम हो, तो मैं क्यों पे करूं? इसका मतलब इनकम टैक्स आप ट्रांसफर। तो जो नहीं ट्रांसफर कर सकते वो डायरेक्ट, और जो ट्रांसफर कर सकते हैं, अगर भारत सरकार ने टाटा पे अगर कॉर्पोरेशन टैक्स निगम कर लगा दिया, क्या आपने बहुत सारी, आपको प्रॉफिट हुई, आप कॉर्पोरेट टैक्स निगम कर दीजिए, तो क्या टाटा अम्दा अबानी को कह सकता है क्या, मुकेश अंबानी को, कि जाके आप मेरे बदले टैक्स दे दीजिए?
बोलेगा आप पे लगाया आप दीजिए, जिस पे लगाया जाए वही अगर टैक्स पे करे तो वो, जिस पे लगाया जाए लेकिन वो ट्रांसफर कर दे किसी और को, सरकार ने लगाया कंपनी पे, कंपनी ने ट्रांसफर कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफर कर दिया होलसेलर को, होलसेलर ने ट्रांसफर कर दिया रिटेलर को, रिटेलर ने ट्रांसफर कर दिया, अल्टीमेटली टैक्स कौन दिया? ट्रांसफर हुआ टैक्स। तो जो टैक्स ट्रांसफर हो, जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगे, जो ट्रांसफर नहीं हो डायरेक्ट, जो जिस पे लगाया उसी को देना पड़े, जैसे इनकम टैक्स जिस पे लगाया वही देगा, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स जिस पे जिस कंपनी में सरकार लगाई वही। लेकिन हम लोग कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो क्या डायरेक्ट है? नहीं, हम तो सामान लिए उसको किए, वो उसे लिया होगा, वो उसे खरीदा होगा, ट्रांसफर हो गया टैक्स, तो ये क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स। अब दूसरी चीजें क्या है यहाँ पे? सब्सिडीज। ठीक है, सारी चीजें लिखेंगे, पहले समझते हैं। अगली चीजें कह रही है सब्सिडीज, तो इसको मिटाता हूं मैं। व्हाट इज सब्सिडीज? सहायकी किसको कहते हैं बताइए, क्या है सहायकी? यस प्लीज, कम ऑन। तो सब्सिडीज क्या है? तो सब्सिडीज आर दोज फाइनेंशियल हेल्प व्हिच इज गिवन बाय गवर्नमेंट टू द पीपल्स ऑफ द कंट्री सो दैट द गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द प्राइस ऑफ द एनी गुड्स एंड कमोडिटीज। सरकार आम जनता को जो आर्थिक सहायता देती है वही क्या है? कैसे? एग्जांपल समझते हैं। मान लिया, एग्जांपल समझिए, मान लिया कि अगर कोई एक फर्टिलाइजर की कंपनी है, किसकी कंपनी है? फर्टिलाइजर की कंपनी है, यानी जो उर्वरक बनाती है, उर्वरक मतलब खाद बनाती है ना, कोई खाद बनाने वाली कंपनी है। अगर वो खाद बनाने वाली कंपनी एक बोरी खाद, अगर वो एक बोरी खाद यानी उर्वरक यानी फर्टिलाइजर किसान को सपोज दैट कि अगर वो 500 रुपीज में सेल करती है, उसे बेचती है, तो किसान जितना महंगा खाद, जितना महंगा बीज, जितना महंगा सिंचाई करेगा, अपने अनाज, अपने फसल भी तो बाजार में क्या करेगा? वो महंगा ही बेचेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो सस्ता में वो महंगा खरीद रहा है बीज, वो महंगा खरीद रहा है खाद, उसके सिंचाई पंप सेट सब कुछ महंगे हैं, और बाजार में सस्ता फसल बेचते, ऐसा हो सकता है क्या? तो किसान तो डूब जाएगा, फिर तो अपनी लागत से तो ज्यादा ही बेचेगा ना। तो अगर मान लिया एक बोरी खाद किसान, तो अगर 500 रुपया में ये कंपनी सेल करती है, कौन? जो कंपनी फर्टिलाइजर बनाती हो। किसान बोलता है इतना महंगा खाद खरीदूंगा तो 100 रुपये किलो आलू बेचूंगा, उससे नीचे नहीं बेचूंगा। 100 रुपये अगर आम जनता को आलू मिलना शुरू हो जाए, पोटैटो, तो आम जनता के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सरकार कहती है, गवर्नमेंट कहती है इस कंपनीज को, इस फर्टिलाइजर कंपनीज को, कि आप किसान को 500 रुपये के स्थान पे क्या कीजिए, 300 रुपये में एक बोरी खाद दीजिए। कंपनी कहती है कि सर मैं कैसे दे दूं, मुझे तो इसके प्रोडक्शन में लगे हैं 400 रुपये, मुझे लगा प्रोडक्शन में 400, मैंने 100 अपना मुनाफा जोड़ा और मैं उस पर कितने में बेच रहा हूं, और आप मुझे क्या कह रहे हैं कितने में देने? तो मेरे लिए पॉसिबल। सरकार कहती है आप किसान को दीजिए 300 में, आपको 200 का हर बोरी पे लॉस रहेगा ना, वो 200 हर बोरी पे मैं आपको दूंगा। इसका मतलब उस कंपनी को 300 रुपये कहां से मिले? किसान से, और 200 रुपये उसे कहां से मिले? सरकार से, गवर्नमेंट से। तो क्या उस कंपनी को लॉस हुआ? वो तो कोई लॉस नहीं हुआ। लेकिन किसान को फायदा हुआ? यस सर, फायदा हुआ। किसान अगर 500 रुपये में खरीदता तो 100 रुपये बेचता, अब किसान अगर 300 रुपये में खरीद रहा है, तो हो सकता है किसान बोलेगा कि चलो अब मैं 50 रुपये में बेचूंगा। तो क्या किसान को फायदा हुआ या किसान को घाटा हुआ? किसान को कुछ नहीं हुआ। किसान बोला महंगा खरीदूंगा तो महंगा बेचूंगा, सस्ते खरीद रहा हूं खाद तो सस्ता। अल्टीमेटली ये फायदा किसको हुआ? आम जनता को। आम जनता को 100 रुपये आलू ना मिले, इसके लिए सरकार ने क्या किया? अपनी खजाने से 200 रुपये पर बोरी उस कंपनी को दे दिया, ताकि तुम आम जनता को 50 रुपया में ही बेचो, किसान को बोला। तो अल्टीमेट फायदा किसको पहुंचा? तो ये जो सरकार 200 रुपये अपने खाते से निकाल निकाल के दे रही है, वही क्या हुआ? क्लियर हुआ? दूसरे शब्दों में और समझिए, एक एग्जांपल और ले लीजिए, एक अच्छा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लिया कि अगर एलपीजी है ना, हम लोग कहते हैं कि क्या हो गया,
इधर से गायब हो जाएगा, गायब हो गया। ओके, तो अब देखते हैं सबसे पहले चीजें कि अगर हम लोग कहते हैं कि, ध्यान समझिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं, फिर से एक एग्जांपल दे रहा हूं। जो गवर्नमेंट हैं, अगर मान लेते हैं कि कोई इंडियन ऑयल है, आईओसीएल है ना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, आईओसीएल है। जो हमारा इंडियन गैस है, वो इंडियन गैस जो आप लोग सिलेंडर यूज करते हैं एलपीजी, वो इंडियन एलपीजी बनाती कौन है? आईओसीएल बनाती है। कौन बनाती है? ये इंडियन ऑयल का बनाया हुआ कंपनी। इंडियन गैस किसकी है? इंडियन ऑयल की है। तो इंडियन ऑयल ये इंडियन गैस एलपीजी बना रहा है, ठीक है। इसने एक सिलेंडर का दाम रख दिया 2000 रुपीज। सपोज दैट, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, जो भी प्राइस हो उसे मुझे नहीं मालूम। मान लिया 2000 रुपीज सरकार ने क्या किया, उसकी प्राइसेस इस कंपनी ने रख दिया। ये क्या करेगा? 2000 रुपये लेके जाएगा कस्टमर को, क्या करेगा? 2000 में सेल करेगा। इंडियन कंपनी, सरकार सोचा कि 2000 में आम जनता को अगर गैस सिलेंडर मिलना शुरू हो जाएगा तो आम जनता को तो मुसीबत हो जाएंगी। सरकार कहा, इस इंडियन ऑयल को, गवर्नमेंट ने कहा इस इंडियन ऑयल की कंपनी को, आप आम जनता को 2000 के स्थान पे क्या करें? 1000 रुपये में क्या करें? आप सेल करें। आप बोली सर 2000 का है, मैं आप मुझे 1000 कह रहे हैं। सरकार बोलेगी आप 2000 कीजिए, हर सिलेंडर पे 1000 रुपीज जो आपको लॉस होगा वो कौन देगा? मैं दूंगा आपको। उस कंपनी अगर वो जनता से लेती तो भी उसको 2000 ही मिलते, और अगर वो सरकार से ले 1000 तो 1000 किससे ले रही है तो भी उसको 2000 मिल रहे, उसको तो कोई लॉस नहीं है। लेकिन जनता को क्या हो गया? यहाँ पे फायदा हुआ, क्योंकि जनता को अब 1000 में मिलेंगे, पहले कितने मिल रहे थे। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी शुरू हो गई। क्या गड़बड़ी शुरू हो गई? कि अगर कंपनी को पता है कि मुझे पर सिलेंडर पे सरकार क्या करेगी? 1000 देगी। वो बेचा 10 सिलेंडर और सरकार को बोला सर मैंने तो 100 सिलेंडर बेच दिया है, तो सरकार क्या करे? उस 90 सिलेंडर पे उसको एक्स्ट्रा। इस पर करप्शन क्या होते थे, होने की संभावना ज्यादा थी। इसको रोकने के लिए सरकार ने क्या किया? डीबीटी ले आया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। ठीक है। अब कैसे? सरकार कहती है ठीक है तुम जाओ आराम जनता को 2000 में बेच दो सिलेंडर, अब हम तुमको 1000 रुपये नहीं देंगे। वो इंडियन ऑयल आई और 2000 रुपये में आम जनता को बेच करके चली गई। आम जनता बोला सरकार को ये क्या कर दिया, कल तक तो हम 1000 में खरीदते थे, अब हमको 2000 में आके देता है। सरकार बोला आप टेंशन मत लीजिए, आप 2000 उसको पे कर दीजिए, कुछ दिनों के बाद में आपके 1000 में 1000 रुपये। मेरी बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? कल तक सरकार वो 1000 किसको देती थी और अब सरकार ये 1000 किसको दे रही है? इसका मतलब कि अगर आपको 1000 में सिलेंडर पहले मिलता था, इसका मतलब थोड़ी कि सिलेंडर का दाम 1000 था। दाम तो पहले भी ज्यादा थे। अंतर यह था कि सरकार ये 1000 का लॉस सहकर किसको देती थी? उस कंपनी को। आपको जितना मिलता था बोलते सर इतना ही दाम था, लेकिन था नहीं वास्तव में उतना दाम। सरकार अपने खजाने से उस पैसे को, अब सरकार क्या कह रही है? बोला कि आप 2000 में खरीद लीजिए सिलेंडर, 1000 रुपये में आपके खाते में ट्रांसफर कर दूंगा। तो पहले भी आपके पॉकेट से तो 1000 ही लगता था, अभी भी आपके पॉकेट से। फर्क यही था कि जो 1000 में उसको दे रहा था मैं, इसको क्या नाम दिया गया? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। यानी मैं आपके खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर, डायरेक्ट मतलब सीधा, बेनिफिट जो बेनिफिशियरीज हैं तो इसका लाभ उठाएंगे उसके खाते में डाल दो, ट्रांजेक्ट कर दो, ट्रांसफर कर दो उसके खाते। तो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो गवर्नमेंट ने इस डीबीटी को लाने के लिए फिर क्या किया? गवर्नमेंट बोला ऐसे तो नहीं हो सकता डीबीटी, तो बोला सबका जनधन आधार खाता खोल दो, सबका जनधन खोल दो, सबको आधार से लिंक कर दो और सबको सस्ता मोबाइल दे दो डिजिटल दुनिया में। जैम, दैट इज कॉल्ड जैम ट्रिनिटी। इसको क्या नाम दिया गया? जैम ट्रिनिटी। व्हाट इज जैम ट्रिनिटी? सर, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा जो जनधन लाया गया उसको आधार से जोड़ा गया और सबको मोबाइल के थ्रू लिंक कर दिया गया सस्ते। क्या आप अपना मोबाइल पे देख लीजिए पैसा आया, क्या हुआ, क्या बन गया? तो डीबीटी को लाने का तरीका था। डीबीटी क्यों लाया गया? करप्शन को रोकने। क्लियर हुआ? तो सब्सिडीज क्या हो गए, समझ गए? तो whatever financial help or assistance is given by the government to the peoples of the country so that the prices of the any goods and commodities can become reduced or less, it is known as the subsidies.
सरकार के द्वारा आम जनता को जो आर्थिक सहायता दी जाती है जिससे कि प्राइस और मूल्य कम रह सके, वही क्या कहलाता है? क्लियर हुआ? तो लिखेंगे ना, पहले लिख लेंगे बाजार मूल्य, लिख करके डैश देंगे, मार्केट प्राइस लिख करके डैश देंगे, लिखेंगे बाजार मूल्य। बाजार मूल्य से तात्पर्य, बाजार मूल्य से तात्पर्य उस मूल्य से है, उस मूल्य से है जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु बाजार में, जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु बाजार में बिक्री होने के लिए, बाजार मूल्य वह मूल्य है जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु बाजार में बिक्री होने के लिए तैयार रहती है। जब कारक लागत में अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दिया जाता है, जब कारक लागत में अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दिया जाता है, जब कारक लागत में अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दिया जाता है और सहायिकी को घटा दिया जाता है, और सहायिकी को घटा दिया जाता है, तो बाजार मूल्य की प्राप्ति होती है। तो बाजार मूल्य की प्राप्ति होती है। इंग्लिश में लिख लेंगे नाउ, और फिर इसको अपना उतार लेंगे आप लोग, तो बॉक्स के अंदर होगा। मार्केट प्राइस आर दोज प्राइस एट विच, मार्केट प्राइस आर दोज प्राइस एट विच, market price are those price at which any product is ready to sell, any product is ready to sell, any product is ready to sell in the market, any product is ready to sell in the market। लिख लेंगे, इसी को उतार लेंगे। in the market price, in the market price, in the market price indirect tax are added, indirect tax are added and subsidies are subtracted, subsidies are subtracted, subsidies are subtracted। अब थोड़ी सी समझते हैं, खाली आके लिखेंगे अगली क्लास। समझिए थोड़ा सा, अगर मान लिया ये बॉटल बनी है ना, अगर ये बॉटल बना, इस बॉटल को बनाने में कंपनी को टोटल अगर 10 रुपया कॉस्ट आया, तो 10 रुपया क्या कहलाएगा? क्लियर है? मान लिया सरकार इस बॉटल पे 5 रुपया टैक्स लगा दिया, तो अब इस बॉटल का दाम कितना हो जाएगा? 15 रुपीज। लेकिन सरकार को लगता है नहीं, ये 15 रुपया तो बहुत महंगा हो जाएगा आम जनता के लिए बॉटल। एक काम करते हैं, इस पे हम 9 रुपये सब्सिडीज दे देते हैं, मतलब अपनी तरफ से कंपनी को दे देते हैं। अब कंपनी कितने में बेचे करेगा? 6 में। तो बाजार मूल्य कितना हो गया? क्लियर हुआ? कंडीशन नंबर 2, मान लिया कि इसका कंपनी को उत्पादन कॉस्ट लगा कितना? फैक्टरी कॉस्ट 10 रुपये। सरकार ने क्या किया, इस पे 5 रुपया टैक्स लगा दिया और बोला नहीं, मेरे पास उतना खजाना में पैसा नहीं है कि मैं 9 रुपये टैक्स सब्सिडीज दूंगा, मैं 2 रुपये दे देता हूं, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। तो मार्केट प्राइस कितना हुआ? यहां से क्या देखना आपको समझ में आया कि मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से कम भी हो सकता है कम हो सकता है कम, और मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से ज्यादा भी हो सकता है। यानी कोई भी सामान आपको जो बाजार में मिल रहा है वो कंपनी के उत्पादन लागत से ज्यादा भी हो सकता है, और तो मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से कम कब होगा? आंसर क्या होगा? जब सब्सिडी ज्यादा हो और टैक्स कम हो। मार्केट प्राइस महंगा कब होगा बाजार फैक्टर कॉस्ट से? जब टैक्स ज्यादा हो, सब्सिडीज कम हो।
तो आज के बाद बाजार में कोई भी सामान आपको अगर महंगा मिल रहा है, इसका मतलब उस पर टैक्स ज्यादा है, सब्सिडीज। और अगर कोई सामान सस्ता मिल रहा है आपको, का मतलब उसका टैक्स, सब्सिडीज। तो मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से कम हो सकता या ज्यादा हो सकता, ऑप्शन दे। बाजार मूल्य कारक लागत से निम्नलिखित हो सकता है, ऑप्शन ए ज्यादा हो सकता है, ऑप्शन बी कम हो सकता है, ऑप्शन सी ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएंगे सी। क्यों ज्यादा भी हो सकता और कम कब होगा? सब्सिडी ज्यादा हो, टैक्स ज्यादा कब हो सकता? जब सब्सिडीज कम हो, टैक्स। तो समझ गए, कोई भी चीज बाजार में दाम कब कम होता है, ज्यादा कब होता है। क्लियर हुआ? चलिए ना, आज इतना ही करेंगे, बाकी अगली क्लास में करेंगे।